नमस्कार साथियों, एग्जाम वाला एमसीक्यू में आप सबका स्वागत है। आज हम गुप्त काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है श्रीगुप्त, ऑप्शन डी है घटोत्कच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीगुप्त। ठीक, श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले किस गुप्त शासक ने धारण की? ठीक, महाराजा धीराज की उपाधि की बात किया जा रहा है। ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है घटोत्कच, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है, यह किसकी उपलब्धियों का वर्णन करती है? ठीक, प्रयाग प्रशस्ति के विषय में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त। ठीक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है हरिशेन, ऑप्शन सी है अमर सिंह, ऑप्शन डी है आर्यभट्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हरिशेन। ठीक, हरिशेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। ठीक, समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक ब्रिटिश इतिहासकार रहे हैं एबी स्मिथ करके, इन्होंने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, फाहियान भारत किस गुप्त शासक के शासन काल में आया था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, पता होना चाहिए जो फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। और पता होना चाहिए जो 3 चीनी यात्री हैं इनका क्रम भी पूछा जाता है, कौन कौन से, ये भी मैं एक बार बता देता हूँ। पहला है फाहियान, फाहियान हो गए, और दूसरा है फेन सॉन्ग, दूसरे हैं फेन सॉन्ग। ठीक, और तीसरे हैं इत सिंह। ठीक, ये तीनों लोग आए थे और इन तीनों लोगों का क्रम भी यही है, पहले वेन फाहियान आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, फिर वेन सॉन्ग आते हैं हर्ष के काल में, हर्षवर्धन जो है। ठीक, और हर्षवर्धन के बाद में जो है उत्तर हर्षवर्धन काल जो था उसमें आते हैं इत सिंह। ठीक, तो ये पता होना चाहिए कौन किसके समय में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन थे? ठीक, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन थे? ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है चरक, ऑप्शन डी है सुश्रुत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट। तो गुप्त काल से संबंधित है आर्यभट्ट, और इन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक, तो आर्यभट्ट ही गणितज्ञ और खगोल शास्त्री है, तो ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, हूणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक किस गुप्त शासक ने रोका? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। पता होगा कि हूणों का जो आक्रमण है वो स्कंदगुप्त के शासन काल में होता है,
और स्कंदगुप्त जो है सफलतापूर्वक इस आक्रमण को विफल कर देते हैं। तो ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है लौह युग, ऑप्शन बी है स्वर्ण युग, ऑप्शन सी है ताम्र युग, ऑप्शन डी है वैदिक युग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वर्ण युग। पता होना चाहिए कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ विजय का सर्वाधिक विस्तृत विवरण प्राप्त होता है? ठीक, ऑप्शन ए है जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी है प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन सी है भीतरी स्तंभ लेख, ऑप्शन डी है एरण अभिलेख। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रयाग प्रशस्ति। ठीक, प्रयाग प्रशस्ति पता होना चाहिए किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से। ठीक, इसी में ही समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ जो विजय है उसका उल्लेख किया गया, उसका विस्तृत विवरण मिलता है। ठीक है, तो हम लोग इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक, यहाँ पर जरूर ध्यान देना कि कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, उस पर हम लोगों को देखना है। हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति, हाँ सही है। हरिशेन जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। आर्यभट्ट जो है आर्यभट्टी की रचना किए हैं। विशाख दत्त कुमार संभव, ये गलत है। अमर सिंह जो है अमरकोश की रचना किए हैं। ठीक, तो पता होना चाहिए विशाख दत्त की जो फेमस ग्रंथ है उसको बोलते हैं मुद्रा राक्षस। ठीक, मुद्रा राक्षस। ठीक, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की और कुमार संभव जो है यह कालिदास की है। ठीक, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है दिनार, ऑप्शन बी है करशापड़ और करसापड़, और ऑप्शन सी है निस्क, ऑप्शन डी है पर्ण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिनार। ठीक, गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी उन्हें दिनार के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया था? इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। ठीक, तो अश्वमेध यज्ञ कौन कराया था? समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेहरौली का लौह स्तंभ सामान्यतः किस गुप्त शासक से संबंधित माना जाता है? ठीक, तो पता होना चाहिए मेहरौली ये लौह स्तंभ कहाँ पर है? जो कुतुब मीनार परिसर है दिल्ली के पास में ही, तो वही है, उसी परिसर में है लौह स्तंभ। और ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त प्रथम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। पता होना चाहिए लौह स्तंभ पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इतिहासकार जो है इसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से लगाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हाँ सही है, फाहियान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था। नालंदा विश्वविद्यालय, ये गलत है। पता होना चाहिए फाहियान जो है कब आते हैं? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? कुमारगुप्त प्रथम के समय। ठीक, कुमारगुप्त प्रथम के समय। तो चंद्रगुप्त के बाद आते हैं कुमारगुप्त। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय उस टाइम बना ही नहीं था, तो उसमें अध्ययन कैसे आएंगे? तो ऑप्शन जो इसका कथन दो है वो गलत है। तो कथन कौन सा सही है? तो इसका केवल एक कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के काल में नालंदा महाविहार की स्थापना मानी जाती है? तो ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। ठीक, तो नालंदा महाविहार की स्थापना किसके समय मानी जाती है? कुमारगुप्त प्रथम के समय में। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन प्रशासन में उपरीक, ठीक है उपरीक किस स्तर का अधिकारी था? ठीक, ऑप्शन ए है ग्राम का प्रधान, ऑप्शन बी है नगर का प्रमुख, ऑप्शन सी है प्रांत या भुक्ति का प्रशासक, ऑप्शन डी है सेना का प्रधान।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रांत या भुक्ति का प्रशासक। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्तकालीन साहित्य का नहीं है? ठीक, ऑप्शन ए है अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन बी है रघुवंश, ऑप्शन सी है मृच्छकटिकम, ऑप्शन डी है अमरकोश। तो पता होना चाहिए अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम ये किसकी रचना है? कालिदास की। ठीक, कालिदास की रचना है। और पता होगा कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय नवरत्नों में से एक थे। और अमरकोश किसकी रचना है? तो ये अमर सिंह की है। ठीक, और अमर सिंह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक नवरत्नों में से एक थे। ठीक, तो ये तीनों लोग जो हैं, मतलब तीनों किताबें जो हैं गुप्तकालीन साहित्य का हिस्सा है। मृच्छकटिकम की बात किया जाए तो यह शूद्रक की रचना है। एक शूद्रक एक लोग थे, उनकी रचना है और यह गुप्तकालीन नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, ऑप्शन ए है गुप्त काल में केवल ताम्र मुद्राओं का प्रचलन था। केवल ताम्र मुद्राओं का, तो ये गलत है। ऑप्शन बी है स्वर्ण मुद्राओं का व्यापक प्रचलन जो है समृद्ध व्यापार एवं अर्थव्यवस्था का संकेत देता है। हाँ सही है, जो स्वर्ण मुद्राएं है अगर उसका व्यापक प्रचलन है तो इसका मतलब है कि उस समय जो है व्यापार एवं अर्थव्यवस्था जो है समृद्ध थी। और ऑप्शन सी देखें, गुप्त काल में व्यापार पूर्णतः समाप्त हो गया था, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी देखें, गुप्त काल में किसी भी प्रकार की स्वर्ण मुद्रा जारी नहीं की गई थी, ये भी गलत है। पता होगा कि गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं जारी होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? तो दिनार। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ शासक है और दूसरी तरफ उपाधि या विशेषता दी गई है। समुद्रगुप्त, तो पता होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। स्कंदगुप्त को बात किया जाए तो स्कंदगुप्त जो है हूणों को पराजित करते हैं। ठीक, और चंद्रगुप्त प्रथम की बात किया जाए तो इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक, तो सही मिलान क्या होगा? तो A3B1C2D4, A3B1C2D4। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान करने के लिए विद्वान है एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे संबंधित ग्रंथ है। कालिदास, तो कालिदास की कौन सी रचना है? तो पता होगा कि अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास की रचना है। अमर सिंह अमरकोश की रचना की है। और विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, आर्यभट्ट आर्यभट्टीय। ठीक, तो इसका सही मिलान क्या होगा? A4B1C2D3। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ अभिलेख है और दूसरी तरफ संबंधित शासक है। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो यह समुद्रगुप्त से। जूनागढ़ अभिलेख, यहाँ पर हम लोग रुद्रदामन कर लेते हैं। रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, रुद्रदामन प्रथम। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन प्रथम से है। भीतरी स्तंभ लेख ये स्कंदगुप्त से संबंधित है जो गाजीपुर में स्थित है। मेहरौली लौह स्तंभ यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है जो दिल्ली के पास मेहरौली वाले क्षेत्र में या कुतुब मीनार परिसर में अवस्थित है। ठीक, और जूनागढ़ अभिलेख जो है यह गुजरात में अवस्थित है। और प्रयाग प्रशस्ति तो यूपी में प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही मिलान क्या होगा? A2B1, A2B1C4D3। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक इकाई है एक तरफ और दूसरी तरफ अधिकारी है। तो भुक्ति पता होना चाहिए कि अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन देखें। भुक्ति का जो अधिकारी होगा उसको क्या बोलते हैं? उपरिक। विषय, विषय एक प्रशासनिक इकाई है, उसका संबंध यहाँ के जो अधिकारी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? विषयपति। ग्राम का अधिकारी क्या होते हैं? ग्रामिक। नगर के नगर श्रेष्ठी। इसका सही मिलान क्या होगा? तो A3B2C1, A3B2C1D4। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। एक तरफ शासक है और दूसरी तरफ विशेष उपलब्धि दी गई है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की बात किया जाए तो इन्होंने लिच्छवियों से विवाह किया था। जो लिच्छवी ये गढ़ था वहां से इन्होंने विवाह किया। ठीक, और समुद्रगुप्त की बात किया जाए तो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था। कुमारगुप्त प्रथम नालंदा की स्थापना कराए थे, जो नालंदा महाविहार है उसकी स्थापना। स्कंदगुप्त इन्होंने हूणों को पराजित किया था। ठीक है,
तो इसका सही मिलान क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो A2B3C1D4, A2B1, A2B3, A2B3C1D4। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक तरफ यात्री हैं और दूसरी तरफ शासनकाल दिया गया है। तो फाहयान किसके समय में आते हैं, तो फाहयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए हैं। और वेनशांग की बात की जाए तो ये हर्षवर्धन काल में आते हैं। इत्सिंग उत्तर हर्ष काल में आते हैं। मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय आते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, A2B1C3D4, A2B1C3D4, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ उपाधि है दूसरी तरफ शासक दिए गए हैं। तो विक्रमादित्य किसकी उपाधि थी, तो पता होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी विक्रमादित्य। और परम भागवत की उपाधि किसने धारण किया था, तो पता होना चाहिए परम भागवत जो है अनेक गुप्त शासक धारण किए थे। क्योंकि पता होना चाहिए कि जो भागवत धर्म है या वैष्णव धर्म, वो गुप्त शासकों की जो है धर्म होता है। तो गुप्त शासक जो है भागवत धर्म से संबंधित थे, तो उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, तो A2B3C1D4, A2B3C1D4। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कथन एक है प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की थी। हाँ, प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो हरिशेन करते हैं। और प्रयाग प्रशस्ति अशोक के प्रयाग स्तंभ पर उत्कीर्ण है। तो पता होना चाहिए जो अशोक का स्तंभ है प्रयागराज में, तो उसी पर ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई है। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा, कथन दोनों सही है। ठीक, लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, शासक है एक तरफ और दूसरी तरफ मुद्रा प्रकार है। तो समुद्रगुप्त के समय जो मुद्रा मिलती है उसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक, वीणा वादन प्रकार मुद्रा बोलते हैं। और चंद्रगुप्त के समय सिंहवध प्रकार का है। और कुमारगुप्त के समय गैंडावध प्रकार है। स्कंदगुप्त के समय धनुर्धर प्रकार का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, A1B2C3D4, तो ऑप्शन ए इज सही आंसर होगा। ठीक, करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ है गुप्तकालीन विशेषता दी गई, दूसरी तरफ जो है संबंधित क्षेत्र दिया गया है। स्वर्ण मुद्राएं जो है क्या बताती हैं, तो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अजंता चित्रकला की बात किया जाए तो ये कला से संबंधित है। आर्यभट्टीय जो है तो ये विज्ञान से संबंधित है। अमरकोश जो है ये साहित्य है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, A1B3C2D4, A1B3C2D4, तो बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण का है। तो कथन ए है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हाँ, पता होगा कि समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसने उत्तर एवं दक्षिण भारत में व्यापक सैन्य अभियान चलाए थे। हाँ, यह भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का प्रमुख स्रोत है। तो पता होना चाहिए जो प्रयाग प्रशस्ति वो चंद्रगुप्त द्वितीय की नहीं है, यह है समुद्रगुप्त की। ठीक, या समुद्रगुप्त की है, तो कथन एक गलत है। और कारण आर की बात किया जाए तो इसकी रचना जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने की थी। ठीक, तो ये सही है। और ऑप्शन देखें कौन सही होगा, तो कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। ठीक है, देखो एग्जाम में प्रश्न सॉल्व करते समय या घर पर ही रूम पर ही प्रैक्टिस करते समय, तो जिस तरीके का इस्तेमाल हम कर रहे हैं ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे तरीका, तो एग्जाम में गलती होने की संभावना कम रहेगी। ठीक है, जो की पॉइंट से उसे गोला करते जाना। ठीक है, फिर उसके बाद वहीं पर वो सही है गलत है उसे कट करते जाना, निशान बनाते जाना, फिर आगे ऑप्शन देखना कि ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन के गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। नहीं तो बाद में पता चलता है यार कि क्वेश्चन आता हुआ गलत हो गया है, तो उससे बचने का ये अच्छा आइडिया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। उसने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित कर गुजरात एवं मालवा पर अधिकार किया।
ठीक। तो ये भी सही है कि उन्होंने जो है पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित किया एवं गुजरात एवं मालवा पर अधिकार कर लिया। और पता होना चाहिए इसी के बाद, ठीक, पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करने के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जो इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका कथन जो है, विकल्प क्या होगा कि ऑप्शन ए, जो कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण का ही है। तो कथन ए है फाहियान समुद्रगुप्त के शासन काल में भारत आया था। तो यहाँ बात किया जा रहा है समुद्रगुप्त, तो गलत है, समुद्रगुप्त नहीं, ये आए थे चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए थे। ठीक है। और कारण क्या है, इनका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का संग्रह करना। ठीक, तो पता होना चाहिए कि जो फाहियान है वो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का संग्रह करने के उद्देश्य से ही भारत में आए हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। ठीक है, ये दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और तो सही है, हाँ, भारत गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। कारण आर की बात किया जाए तो इस काल में साहित्य, विज्ञान, कला एवं संस्कृत का अभूतपूर्व विकास हुआ। तो हाँ, सही है, इस काल में जो है साहित्य, विज्ञान, कला एवं संस्कृत का अभूतपूर्व विकास हुआ था। इसी कारण से तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल किया। तो पता होना चाहिए स्कंदगुप्त ने ही हूणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल किया था। तो कथन ए सही है। कारण आर की बात किया जाए तो हूणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो पता होना चाहिए हूणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। ठीक है। ठीक, तो इसका विकल्प बी सही होगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। तो अगला देखते हैं प्रश्न। कथन ए है आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। तो हाँ, सही है, आर्यभट्ट जो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, उन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की है। हाँ, यह भी सही है। और इसी से तो पता चलता है कि गुप्त काल के जो आर्यभट्ट है ये गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। तो मतलब कि आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका विकल्प ए, कथन ए और आर दोनों सही हैं, कारण आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन ए है कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। हाँ, सही है, कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। कारण आर की बात किया जाए तो नालंदा महाविहार की स्थापना का श्रेय भी सामान्यतः इन्हीं को दिया जाता है। तो नालंदा महाविहार की स्थापना का श्रेय भी कुमारगुप्त को ही दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके कारण से इन्होंने ये उपाधि नहीं धारण की थी। ठीक है, तो दोनों सही हैं। ठीक, ऑप्शन भी देखा जाए तो कथन ए और कारण कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन ए है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं आर्थिक समृद्धि का प्रमाण है। तो हाँ, सही है, अगर किसी भी काल में स्वर्ण मुद्राएं अधिक दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि उस समय जो है आर्थिक समृद्धि थी। तो कथन ए सही है। और कारण आर की बात की जाए गुप्त शासकों ने उत्कृष्ट गुणवत्ता की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। हाँ, यह भी सही है कि उस समय जो मुद्राएं थी वो उत्कृष्ट गुणवत्ता की स्वर्ण मुद्राएं थी। तो व्याख्या भी कर रहा है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन ए गुप्त शासकों ने केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। ठीक, यहाँ केवल शब्द है तो इससे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गुप्त शासकों ने बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों को संरक्षण दिया था। ठीक है, तो ये गलत होगा। कारण आर की बात किया जाए तो गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। हाँ, सही है कि जो अधिकांश गुप्त शासक हैं ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, या भागवत धर्म भी इसे बोला जाता है। ठीक, तो कारण आर जो है सही है।
तो इसका ऑप्शन देखा जाए तो इसका ऑप्शन डी कथन ए गलत है किंतु आर सत्य है। ठीक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त शासकों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, घटोत्कच। तो पता होना चाहिए गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। तो श्रीगुप्त हैं, तो सबसे पहले श्रीगुप्त ही आएंगे, फिर इनके बाद घटोत्कच है। ठीक, घटोत्कच है, और इनके बाद आते हैं जो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, और इनके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये पहले आए, ये फिर दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर। ठीक है, तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। ठीक, प्रयाग प्रशस्ति की रचना, फाहियान का भारत आगमन, नालंदा महाविहार की स्थापना, हूणों का आक्रमण। देखो ऐसे ये घटनाएं तो नहीं पता होंगी, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो क्या करना कि ये घटना किस शासक से संबंधित है उसको देखना, क्योंकि शासक जो है मुझे तो पता है कि शासक किस क्रम में है, तो वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना आसानी हो जाएगी। जैसे प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, पता होना चाहिए समुद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त से। और फाहियान का आगमन कब होता है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और नालंदा महाविहार की स्थापना कब होती है, तो कुमारगुप्त के समय, कुमारगुप्त प्रथम के समय। और हूणों का आक्रमण कब होता है, तो स्कंदगुप्त के समय। ठीक, स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही कालक्रम क्या होगा, तो पहले समुद्रगुप्त आते हैं, फिर चंद्रगुप्त, फिर कुमारगुप्त प्रथम, फिर स्कंदगुप्त। तो इसका क्रम भी यही है, 1 2 3 4। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। ठीक, जैसे अभिलेख का भी वैसे ही करना, शासक से संबंधित करना, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त, और भीतरी स्तंभलेख, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, और मेहरौली लौह स्तंभलेख, सॉरी ये चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं है, जो भीतरी स्तंभलेख है ये स्कंदगुप्त का है। ठीक, स्कंदगुप्त का है, ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, और मेहरौली लौह स्तंभ की बात किया जाए तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ठीक, ये दिल्ली के पास में मेहरौली नामक स्थान पर जो कुतुब मीनार परिसर है वहां पर अवस्थित है। ठीक है, तो इसका क्रम क्या होगा, तो पहले समुद्रगुप्त आएंगे। ठीक है, और उसके बाद कौन आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय आएंगे, और उसके बाद स्कंदगुप्त आएंगे। तो इसका क्रम क्या होगा देखा जाए तो 1 1 3 2। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दो कथन दिए गए हैं और देखना कौन सही है इसमें। तो कथन ये है समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के सभी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो पता होना चाहिए समुद्रगुप्त जो है दक्षिण भारत का अभियान करते हैं और वहां के शासकों को पराजित करते हैं, किंतु उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाते हैं। ठीक, तो कथन ये गलत होगा। कथन दो की बात किया जाए प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार दक्षिणापथ के शासकों को पराजित कर पुनः उनका राज्य लौटा दिया गया था। ठीक है, तो हाँ ये सही है, उनका पुनः राज्य जो है लौटा दिया गया। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, तो इसका सही होगा तो ऑप्शन बी, केवल कथन एक सही है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलें तो दो कथन दिया गया है प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की थी। तो हाँ सही है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन की थी। प्रयाग प्रशस्ति अशोक के प्रयाग स्तंभ पर उत्कीर्ण है। हाँ यह भी सही है, तो इसका सही विकल्प होगा ये, दोनों कथन सही है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित किया था। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित किया था। हाँ सही है। कथन दूसरा है विजय से, इस विजय से गुप्त साम्राज्य को पश्चिमी समुद्र, जो समुद्री व्यापार है उस पर नियंत्रण प्राप्त हुआ। तो सही है यह भी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित किया तो उसके बाद जो पश्चिमी समुद्री व्यापार है उस पर जो है
गुप्त शासकों का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो इसका ऑप्शन ए दोनों कथन सत्य है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कथन एक है, फायान ने गुप्तकालीन भारत में मृत्यु दंड के व्यापक प्रयोग का उल्लेख किया है। तो गलत है। फायान ने जो है भारत में शांति प्रिय एवं समृद्ध बताया है भारत को, और मृत्यु दंड यहाँ पर बहुत कम प्रयोग किया जाता था, ऐसे वर्णन किया है। तो कथन एक जो है गलत है। कथन दो की बात किया जाए तो फायान ने भारत के लोगों को समानता समृद्ध एवं शांतिप्रिय बताया है। तो कथन दो सत्य है इसका। विकल्प की बात करें तो इसका विकल्प जो है ऑप्शन सी केवल कथन दो सत्य है। ठीक, केवल कथन दो सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। हाँ सही है, स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। हूणों के आक्रमण के बाद गुप्त साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। हाँ यह भी सही है। पता होना चाहिए कि गुप्त शासकों में सबसे अंतिम में जो शासक कहे जाते हैं, जो थोड़ा सा महान शासक में गिने जाते हैं, तो स्कंदगुप्त हैं। और इसके बाद से ही गुप्त शासकों की जो है समृद्धि, या फिर कह सकते हो उनका पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो क्षेत्र थे धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगते हैं। तो यहीं से गुप्त शासकों की शक्तियां जो है धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। तो इसका जो सही विकल्प होगा कथन ए दोनों कथन सही है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने का विचार प्रस्तुत किया था। हाँ, कथन एक सही है। कथन दो की बात किया जाए तो आर्यभट्ट ने सूर्य को पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला बताया था। ये गलत है। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक, और जो ये लिखा गया है ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक, तो इसको बताए थे कौन? तो टालमी है। टालमी है, इन्होंने बताया था कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसे हेलियोसेंट्रिक अवधारणा बोलते हैं। जबकि आर्यभट्ट ने बताया था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक, जिसे जो है जियोसेंट्रिक अवधारणा बोलते हैं। ठीक, तो कथन दो गलत है इसका। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? कथन एक सही है। ठीक, केवल कथन एक सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, कथन एक है, अधिकांश गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। हाँ सही है, अधिकांश जो शासक हैं वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, सही है। कथन दो की बात किया जाए, गुप्त शासकों ने बौद्ध और जैन धर्म को बिल्कुल भी संरक्षण नहीं दिया था। ठीक, तो ये गलत है। गुप्त शासक जो है वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। ठीक, इन्होंने जो वैष्णव धर्म है इसके अलावा अन्य धर्मों को भी संरक्षण प्रदान किया था, जिनमें बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म सम्मिलित थे। ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा, कथन एक सही है। ठीक, केवल कथन एक सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या देखा? तो हम लोगों ने देखे कि गुप्त वंश से संबंधित या गुप्त काल से संबंधित जो प्रमुख क्वेश्चन हो सकते थे, या जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे, हम लोग उसे देखे। और उम्मीद करते हैं इस क्लास से आप लाभान्वित होंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।